अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साद रिजवी ताहाल लापता हैं। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी को नहीं मालूम कि साद रिजवी और उनके भाई कहां हैं, जख्मी हैं या सेहतमंद हैं। पंजाब पुलिस ने 2 दिन कबल ये दावा किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं साद रिजवी और अंस रिजवी का खोज लगा लिया गया है और ये तवक्को है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों, छापों और दहशतगर्दी की संगीन दफात पर मुश्तमिल मुकदमात के बाद रियासत की रिट कायम करने के लिए हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक लब्बैक से वाबस्ता 4,500 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और छापे मारे जा रहे हैं, जबकि 2,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में हुआ। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर बतौर सियासी जमात पाबंदी से मुतल्लिक़ इजलास में 5 बड़े फैसले लिए हैं। नंबर 1, नफरत अंगेज़ तकारीर, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरान की शहादत और अवामी अमलाक की तबाही में मुलव्वस अनासिर पर दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तीसरा अहम फैसला, इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, जबकि जमात की क़यादत से मुतल्लिका जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उनके बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। नाजरीन, अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात और उनके मुतालबात से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। उनका कहना है कि एहतजाज करने वालों का मुतालबा फ़लस्तीन से मुतल्लिक नहीं, कातिलों की रिहाई से मुतल्लिक था। वज़ीर दाखिला के मुताबिक जो लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनके निकलने से लेकर आखिरी मिनट तक हो रहे थे। जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। वो 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। मैं उन तमाम फोर्सेस को जिन्होंने सड़क को क्लियर कराने में हिस्सा लिया, मैं उन सब को, मेरा ख्याल है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी डिच किया। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है? इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आपको आज नहीं कल नहीं साल बाद ज़रूर लिंक नज़र आएगा। आप देखिएगा, इन्होंने जो गाड़ियां हायर की थी इनमें से किसी एक को भी इन्होंने रेंट पे हायर किया था या गन पॉइंट्स पे उन्होंने ली। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोई मुतालबात नहीं थे। वो लॉन्ग मार्च करते इस्लामाबाद आना चाहते थे और एक गैर मुल्की सफारत खाने में याददाश्त पेश करना चाहते थे कि जो कि हुकूमत को मंजूर नहीं था, जबकि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उनका मुतालबा कातिलों की रिहाई था। TLP का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो 26 घंटे तक हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का इंतज़ार करते रहे। हुकूमत की जानिब से किसी एक फ़र्द को भी बातचीत के लिए नहीं भेजा गया। कंटेनर्स पर खड़ी एहतजाज करने वाली क़यादत ने हुकूमत से बार बार ऑपरेशन रोकने की अपील की, मगर वज़ीर दाखिला तहरीक लब्बैक के इस दावे की सरहन नफ़ी कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए, ऑप्शन दी गई थी, बैकडोर चैनल से राब्ते किए गए थे। 2 दिन तक जब वो मुरीद के रुके रहे तो उन्हें वापसी का रास्ता भी दिखाया गया बार बार। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की इंदराज शुदा सियासी जमात है।
तहरीक लब्बैक के PP55 नारोवाल से एक मुंतखब रुकन महमूद अहमद पंजाब असम्बली में भी मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के तहत तहरीक लब्बैक की इस हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इस सूरत में तहरीक लब्बैक इंतखाबी मुहिम तो नहीं चला सकेगी मगर इलेक्शन लड़ सकेगी। तहरीक लब्बैक को ऐवान के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ममनुआ करार नहीं दिया जा सकेगा। अप्रैल 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाज के बाद इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद कर दी गई थी और जमात की क़यादत पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने जैसे संगीन मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। तब भी TLP का नाम कलादन तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया था कि जिसकी वजह से इस जमात के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद कर लिए गए थे। इसके अलावा इस जमात को बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद से मुतल्लिक भी मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी गई थी मगर चंद हफ्तों बाद ही ये पाबंदी हटा दी गई थी। तहरीक लब्बैक के एक रुकन ने NA 249 से इलेक्शन भी फिर लड़ लिया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत हकीकतन तहरीक लब्बैक को बतौर जमात तहलील करने के लिए संजीदा है तो हुकूमत को आर्टिकल 17 जो कि मुल्क की सालमियत के लिए खतरे की दिफा है उसके तहत ऐलान करना होगा और तब यह मामला मुल्क की आला अदालत जाएगा। अदालत ये फैसला करेगी कि हुकूमत की जानिब से इस्लामिया को बरकरार रखा भी जाए कि नहीं। तहम पंजाब काबीना की इस पाबंदी लगाए जाने के फैसले से कबल तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। सूबे भर से 45,000 रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4,500 रहनुमा और कारकुनान की फहरिस्तें CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs को भी भिजवा दी हैं, जबकि तमाम अफसरान को यह हदायत जारी कर दी गई हैं फौरी TLP के रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि रियासत की जानिब से तहरीक लब्बैक को पहले भी कलअदम करार दिया जा चुका है। काबीना की इजाजत से पाबंदियां खत्म भी की गईं और फिर सियासी धारे में शामिल भी कर लिया गया। ये तमाम तर मरहले बवक्त ज़रूरत अबूर होते रहे। 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मौलाना खादिम रिजवी की क़यादत में उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद और इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद का रुख किया था। फैज़ाबाद में रिसालत के कानून में तरमीम के खिलाफ एक तवील लेकिन बज़ाहिर कामयाब धरना दिया गया था और इस धरने के नतीजे में वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था और हुकूमत ने पहली बार TLP के साथ उनके तमाम तर मुतालबात तस्लीम करते हुए मुआहिदा किया था। बादशाह अदालत उज़्मा ने एक केस की समाअत के दौरान फैज़ाबाद धरने का मामला ज़ेर बहस आने पर इस पर नोटिस लिया और मुतल्लिका इदारों से जवाब मांगा था। 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैज़ाबाद में दिए गए धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की थी कि वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। फैसले में कहा गया था कि कोई शख्स कि जो फतवा जारी करे कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो तो पाकिस्तान पीनल कोड इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 या फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुकदमा चलाया जाए। एहतजाज के बाद अगले ही बरस 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में चारों सूबों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कुल 559 कैंडिडेट्स खड़े किए कि जिनमें से 2 उम्मीदवार सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाब भी हो गए जबकि एक उम्मीदवार ने मखसूस नशिस्त हासिल की। कौमी असम्बली के इंतखाबात में उनकी जमात वोटों के एतबार से मुल्क में 5वें बड़े नंबर पर आ गई, द 5th बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, और उन्हें 22 लाख से जायद वोट मिले थे। हाउ सीरियस इज द गवर्नमेंट नाउ, व्हाट एल्स आर वी एक्सपेक्टिंग। आज अहम तरीन पंजाब काबीना का इजलास हुआ है, कौन से सख्त तरीन फैसले लिए गए हैं बिसाइड सेक्शन 144। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रिजवी साहब। उसके बाद बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और मुनीफ फारूक से। हसन अस्सलाम वालेकुम, फरमाई दीजिएगा कि आज कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, आज के होने वाले इजलास में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान के एक्स पर 400 लाशों से मुतल्लिक एक ट्वीट सामने आई थी, उस पर जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर ब्रीफिंग मांगी थी कि ये एक गलत और झूठा ट्वीट किया गया है। उस पर यह फैसला किया गया है कि पंजाब हुकूमत पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराने का कराएगी और इसमें मुतल्लिका जो फोरम है उसको कल तक दरख्वास्त दे दी जाएगी। ये फैसला लिया गया है। दूसरा ये फैसला लिया गया कि कल क्योंकि एहतजाज की कॉल दे रखी है कि लाहौर को बंद करना है और दीगर पंजाब के अहम मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे होने हैं, ये इस तरह का एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए दुकानें बंद कराने, ट्रांसपोर्ट को रोकने या कोई रास्ता बंद करने पर जो है दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया। और बाकायदा ये आज होने वाले इजलास में मुतल्लिका
افسران کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ اور تیسرا یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو مسجد اور مدارس میں جو اشتعال انگیزی پھیلانے کی ترغیب دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور چوتھا یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ڈنڈے جن پر کیل لگا کے استعمال کرتے ہیں یا لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، ایسا کرنا جرم ہوگا اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور آج ہونے والے اجلاس میں تمام تر معاملات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو ایسے سہولت کار ہوں گے جو ان کو جو ہے سہولت کاری کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں، جو ان کو سہولت کاری کریں گے، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، ان کے خلاف بھی جو ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ آج ہونے والے اجلاس میں جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، محکمہ داخلہ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں یہ غیر معمولی تقریباً 7.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور غالباً 27,000 پولیس اہلکار سڑکوں پر نافذ ہوں گے، اسپیشل برانچ کے بھی 12,000 لوگوں کو تعینات کیا جائے گا۔ بالکل یہ بات درست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور سی سی ڈی ہے وہ بھی اس حوالے سے ایکٹیو رول ادا کرے گا، اور خاص طور پہ جو ہے لاہور پولیس کے ساتھ، کیونکہ 27,000 سمیت دیگر اسپیشل برانچ کے اہلکار اور دیگر اداروں کی مدد بھی طلب کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو تقریباً 4,500 کے قریب تو وہ افراد ہیں جن کو فہرست اے میں شامل کیا گیا ہے، جن کے خلاف کارروائی عمل میں لانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ادارے ایک پیج پر متفق دکھائی دیتے ہیں، یہ پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے۔ اور حسن یہ بتائیں کہ ابھی تک ان کے صاحبزادے سعد اور انس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ تو 48 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ پنجاب پولیس دعویٰ کر رہی تھی کہ سراغ لگا لیا گیا ہے۔ دیکھیں، پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو بتایا گیا تھا کہ ہم نے 2 روز قبل ان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم نے سراغ لگا لیا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ شاید آزاد کشمیر میں ان کی لوکیشن سامنے آ رہی ہے، لیکن ابھی تک پنجاب حکومت مائنس پہ کھڑی دکھائی دیتی ہے، وہ گرفتاری کوئی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ لیکن ٹی ایل پی کے حکام جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ وقت آنے پر سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ وہ اس ٹائم کہاں پر ہے۔ لیکن لیٹسٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی لوکیشن سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد پنجاب پولیس جو ہے اور متعلقہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح کا اس کی تصدیق یا اس پر بیان دینے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اے آئی بیس ٹیکنالوجی کا استعمال یہ کس طرح کر رہے ہیں مطلوب شرپسندوں کو گھیرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں جو فیس جو ہے ریکگنیشن جو ایپ ہے اس کے تحت اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وفاق سے مدد لی ہے۔ آج سے 2 روز قبل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور سے جو آغاز ہوا تھا اس میں کتنے افراد تھے، یتیم خانہ چوک پر کتنے افراد تھے، سمرآباد موڑ پر کتنے افراد تھے، اور داتا صاحب تک کتنے افراد پہنچے تھے، تمام کی جو ہے وہ فیس ریکگنیشن کے ذریعے ان کی شناخت کی گئی، نادرا سے مدد لی گئی۔ اور پھر اسی طرح مریدکے میں کتنے افراد تھے، وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہوئے ان کی فہرستیں تیار کرتے انہوں نے اداروں کو دی ہے، لاہور پولیس سمیت پنجاب پولیس نے، اور باقاعدہ یہ مشاورت سے کام ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں کیونکہ انہوں نے پولیس کو نشانہ بنایا، انہوں نے ریاست کے اگینسٹ ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، جس وجہ سے ہم ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں گے۔ اور اس میں یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ تشدد، فساد، فتنہ اور خون ریزی کرنے والے کے خلاف مگر حسن ناکے لگے ہوئے تھے، روڈ بلاک تھے، سو سعد اور انس کیسے آزاد کشمیر پہنچ گئے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پہ جو پنجاب پولیس ہے ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے موبائل سے ہم نے لوکیشن ٹریس کیا تو وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن پنجاب حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلے جب قصور میں ایک زیادتی کا واقعہ ہوا تھا تو 48 گھنٹوں کے اندر اس کے پاس بھی موبائل فون نہیں تھا، اس کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس کو گرفتار کر کے بتایا تھا، پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور یہی حکومت تھی۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ایک کیس اور بھی سامنے آیا تھا آج تقریباً سال پہلے، اور حسن آپ آن گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں پچھلے ایک چند دنوں سے جب یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ سارے مکمل ایک پہیہ جام کی صورت ہی ہے پورے صوبے میں، مجھے بتائیے گا کہ یہ مذاکرات کا جو دعویٰ آج کیا گیا ہے کہ وہ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ہو رہے تھے اور تھرو آؤٹ ہو رہے تھے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی ان کی ڈیمانڈز نہیں تھیں، آج بتایا جا رہا ہے ڈے 1 سے ہو رہے تھے، بار بار ہو رہے تھے۔ آپ کی کیا رپورٹنگ میں آپ نے دیکھا؟ دیکھیں، اطلاعات تو یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بالکل اس دن جس دن آپریشن کیا گیا ہے اس سے چند گھنٹے قبل تک مذاکرات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری تھا، اور تحریک لبیک پاکستان والے حکومت کی طرف سے جو انہوں نے حکومت کے سامنے اپنی سفارشات رکھی تھی
ان کے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن چند سیکنڈ میں ایسا فیصلہ ہوا کہ یہ وہ افراد کہ یہ ریاستی ریٹ کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حسن، ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف لاہور ہیں۔ عطر، آپ کی جانب آؤں گی۔ پنجاب حکومت نے پورے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے ٹل سیٹرڈے۔ اب بتائیے گا، عوامی انتخابات پر یہ پابندی عائد کرنا ایک جماعت کے اوپر، ایک تو اجتماع کے اوپر کر دی ہے، دوسرا ایک جماعت کے اوپر بھی پابندی کا سوچا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہروں کے بعد مرکز سے اس پر پابندی جو ہے وہ لگوائی جائے گی۔ ہاؤ سیریس ڈو یو تھنک دس ٹائم دا گورنمنٹ از؟ کیونکہ قانونی ماہرین کے مطابق تو اگر حکومت حقیقتاً یہ کرنا چاہتی ہے ٹی ایل پی پہ تو سنجیدہ ہے، تو پھر حکومت کو تو آرٹیکل 17 جو کہ ملکی سالمیت یا دہشت گردی کی بھی بات کرتا ہے اس کو انیکٹ کرنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا۔ دیکھیں مہر، آج بھی آپ اگر پنجاب پولیس کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے بھی ٹویٹ کی گئی کہ جو لوگ اس قسم کی آپ کوئی بھی احتجاج کریں گے جمعے کے روز، ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے، اور ساتھ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو 10 سال سے 14 سال سزا ہوگی۔ اب یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پولیس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم مقدمہ درج کر دیں گے تو 10 سال سے 14 سال سزا ہو جائے گی، جہاں پہ بہت سارے مسائل تحریک لبیک کے ایٹیچیوڈ میں ہیں، ان کی سیاست میں ہیں، وہاں پہ بہت سارے جو آپ کو گیپس نظر آتے ہیں حکومتی کارروائی کے اندر بھی۔ تحریک لبیک بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ شاید آپ کر رہی ہو کہ اس ملک کے اندر اگر سب کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں گے، چاہے وہ کوئی مذہبی مائنورٹی ہو، چاہے وہ کوئی کمزور طبقات ہوں، تو تب ہی طاقتوروں کے رائٹس بھی یہاں پہ آپ مانے جائیں گے۔ یہ اسی طرح کرتے تھے کہ یہ جتھا بنا کے کسی کی عبادت گاہ کے باہر چلے گئے، کسی کے گھر میں جا کے فریج کھول دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو انہوں نے بھی یہ چیز ریلائز کرنی ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ قانون توڑنے والوں کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ تو یہاں پہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید تھوڑی سی ہیوی ہینڈڈنس ہو رہی ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم مقدمہ درج کر کے 14 سال سزا دے دیں گے۔ جب پولیس اس قسم کی بات لکھ رہی ہو تو میرے خیال میں پھر وہ کوسچن مارک تو اس کے اوپر آئے گا۔ اچھا، باقی کیا ان پہ پابندی لگے گی؟ مجھے دیکھیں نا، اب یہ بڑی ایک بڑا سنگین مرحلہ ہے منیب۔ اگر حکومت ٹی ایل پی پر پابندی عائد کر دیتی ہے تو جماعت 30 دن کے اندر اندر اس فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ میں بھی اپیل کر سکتی ہے۔ دین آف کورس وزارت داخلہ تو آج خود متحرک تھی، وزیر داخلہ ہم سے بات کر رہے تھے، تنظیم کی اس اپیل پر اگر وہ جائزہ لینے کے بعد بھی اگر اسے مسترد کر دیتے ہیں تو دین آف کورس دس گوز ٹو دا کورٹس، ادھر رجوع کیا جاتا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گیون دا پاسٹ ایک رجحان جو ہم نے دیکھا ہے، بین دیم، ان بین دیم، فورتھ شیڈیول، آف فورتھ شیڈیول، کنٹیسٹنگ الیکشنز، ہاؤ سیریس از دا میٹر رائٹ ناؤ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کی ریئلائزیشن اگر ہو گئی ہے کہ ہم نے پچھلی 7 دہائیوں میں بڑی تسلی سے بہت سارے ایسے بلنڈرز کمٹ کیے ہیں، بہت سارے ایسے پریشر گروپس کریٹ کیے تھے جن کے مقاصد ریاست کے حق میں تو کام کرنے کے نہیں تھے، بلکہ ان کے سیاسی مقاصد تھے جن کے لیے انہیں کریٹ کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے تو قانون، میں بالکل اطہر کاظمی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ قانونی طریقے سے آگے بڑھا جائے۔ وہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، ایک انیملی کریٹ ہو جائے گی اگر آپ 80A کے تحت محض اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ آرٹیکل 17 اور الیکشن ایکٹ کے تحت اگر کریں گے تو ریفرنس وفاقی حکومت یعنی وزارت داخلہ کرے گی، سپریم کورٹ جائے گا، آپ ہولڈ ہو جائے گا تو پارٹی خود بخود پھر اینڈ میں تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن ڈیزولوشن آرڈر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ آف پاکستان نے جاری کرنا ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر اوپینین دے گی اپنا۔ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ اب جو آپ کا ایک پوری پوزیشن بن گئی ہے، آپ نے یہاں پر اس گروپ کو، یہ جو پریشر گروپ ہے، نہایت حساس طریقے سے انہوں نے بہت سے جذبات کو ابھارا ہے۔ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ الحمدللہ پاکستان میں مذہب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی مکمل طور پر محفوظ ہے، اور ہر مسلمان، ہر پاکستانی جہاں پر دنیا میں ہے وہ اسے دل و جان سے عزیز سمجھتا ہے۔ ہر کسی کا ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت۔ تو یہ تو باتیں کلیئر ہے سر، اس بات کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیونکہ صرف ایک سیاسی جماعت ہماری تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ پابندی اس پہ عائد ہوئی ہے، عوامی پارٹی پر۔ اب نیشنل عوامی پارٹی، تب ذوالفقار علی بھٹو کا دور، ان کی مقبولیت، a lot of things are different today in terms of the ground realities as well and how much they're weaponizing the religion، مگر ان کی زمین پہ لوگوں کو متحرک اور موبلائز کرنے کی قوت بھی بڑی تگڑی ہے۔ so it's a very fine balance۔ دیکھیے، اب تو آپ کو ڈیسائیسو ہونا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہوسٹیج کے طور پر چھوڑ دینا۔ یہ کوئی جذباتی آرگومنٹ نہیں ہے۔
آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ کتنا عرصے سے کیا یہ کو پہلی میں اطہر عثمان نوشاہی ہیں ٹی ایل پی کے ترجمان، وہ بتا رہے ہیں کہ جماعت کی مساجد کو سیل کر کے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب ٹی ایل پی الیکشن کمیشن کی اندراج شدہ سیاسی جماعت ہے جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو اس بار اگر یہ فیصلہ ہو جائے اور سعد اور انس کی بازیابی اس پورے عمل کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح بہتر انداز میں ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں اور قانون بھی پوری طرح عمل میں آئے ایٹ دا سیم ٹائم، اور کسی کو بھی مذہب کو ویپنائز کرنے کا بھی نہیں اجازت دی جائے؟ سو اٹس اگین ایز آئی واز سیئنگ ویری فائن بیلنس، یہ کس طرح اچیو کرے گی یہ حکومت؟ دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ جیسے کوئی ماورائے آئین حکومت کوئی قدم کر رہی ہے۔ باقی دیکھ رہے ٹی ایل پی کی سیاست کے اوپر آپ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں۔ ٹی ایل پی کی سیاست کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ کی ایک ڈیپ روٹڈ قسم کی سیاست ہو جس میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جس میں مائنورٹیز بھی ہوں، اس میں بلو کالر ورکرز بھی ہوں، اس میں دانشور بھی ہوں، ٹی ایل پی کی ایک مخصوص سپورٹ ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ تحفظات کا اظہار پہلے بھی سنتے رہے، جس طرح پہلے بھی بتایا کہ ماضی کے اندر بھی حکومتیں اس قسم کی باتیں کرتی رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی اور یہاں تک وہ کیوں آئی؟ اور پھر ایک اور چیز یہ مہر کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کارل مارکس کے نام کے اوپر دہشت گردی کرے تو اس کو ہم رومانٹیسائز کریں، اور اگر کوئی مذہب کے نام پہ کوئی انتہا پسندی کرے تو اس کے کہیں ہم کہ ان کو کچل دو۔ نہیں، کوئی بھی بندہ ہے اس کے رائٹس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ادروائز یہ ٹی ایل پی ختم ہوگی تو کچھ اور آ جائے گا، آئین کے مطابق اگر چیزیں نہیں ہوں گی۔ مگر اطہر ایک اور چیز ہے جو اور کلیرٹی سے باور کروانی پڑے گی، بیکاز ایک طرف ٹی ایل پی کے دعوے ہیں کہ 26 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے اور کوئی ہم سے بات کرنے نہیں آیا، دوسری طرف یہ حکومتی دعویٰ ہے کہ ان کے نکلنے سے پہلی مذاکرات شروع ہو گئے تھے، بار بار ہوئے، بلکہ ان کے پاس تو لوگ بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی مذہبی شخصیت بھی تھی جو انوالو ہوئی، ان کی بھی نہیں سنی گئی، سو دے اپیرنٹلی ہیو ایلیبائز ٹو شو کہ یہ واقعی ہو رہا تھا، مگر اس کو ثابت کرنا لوگوں میں کہ ایک اور نیریٹو نہ بنے، اس کو کیسے حکومت ڈیل کر سکتی ہے at this point in time؟ لیکن حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب آپ سیاسی نوعیت کے مہر اس طرح کے مقدمے بناتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن جو ججز کو تعینات کرتا ہے اس میں بیٹھا ہوا بیرسٹر گوہر بھی دہشت گرد ہے، اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ اب جب یہی حکومت یہی لوگ کسی اور کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کریں گے تو کیا اس کی کریڈیبلٹی چیلنج نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات نہیں آئیں گے؟ تو مین ایشو یہ ہے کہ آپ اس میں سیاست نہ سنجیدگی کریں اور ٹرانسپیرنسی سے کریں، نہ سیاست سے آلودہ نہ کریں۔ مگر منیب، اب مسلح جتھے کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا آسان بالکل بھی نہیں تھا، یہ ہمیں آج بتایا گیا پریس کانفرنس میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں اور مساجد کے میناروں سے پوزیشنز لے کر اٹیک کیا گیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو، وہاں سے براہ راست فائرنگ کی گئی۔ It is all about conviction at this point for this government. How will they convince the people that this is what happened? Because آپ کو پتہ ہے مس انفارمیشن، فیک نیوز، سوشل میڈیا، سب کچھ ابھی متحرک ہے۔ مطالبات سے متعلق بھی ہمیں دو موقف نظر آ رہے ہیں حکومت میں، رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، آج کی پریس کانفرنس کچھ کہہ رہی ہے۔ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب کو مجھے نہیں پتا ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا یا نہیں، بٹ میں بینگ اے جرنلسٹ آپ کو یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ کافی سیشنز ہوئے تھے مذاکرات کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لاسٹ مذاکرات تھے اس میں ٹو دی ایکسٹینٹ آف چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب موجود تھے، اور سلمان رفیق صاحب بھی موجود تھے، ان کا بڑا سالڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کنونس کرنا، آئی ایم سوری ٹو سے، ریاست کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر فیصلے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کنونس ہو رہے ہیں۔ حکومت نے تو ایک بیانیہ لے کے چلنا ہے نا، یو نیڈ نہیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ۔ ایک چیز سے دیکھیے، جب آپ نے ماضی میں بے شمار غلطیاں کی ہوں، آپ کبھی ایک پالیسی اپناتے رہے ہوں، کبھی دوسری بار اپناتے رہے ہوں، جو کہ ریاستی ایک مسئلہ ہمارا ویسے بھی رہا ہے، صرف ٹی ایل پی کے حوالے سے نہیں، ہر چیز کے حوالے سے رہا ہے، تو چلیں اگر آج کو کریکٹیو میئر آپ لے رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت، وی ڈونٹ ہیو ٹو، اور دا گورنمنٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو اسکریم فرام دا روف ٹاپس کہ پلیز ہمیں ویلیڈیشن دے دیں، ہم ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ ویلیڈیشن اس پولرائزڈ ماحول میں ویسے ہی نہیں ملے گی۔ اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے، آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے، کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کی جتھے سازی کو، اس طرح کے لاہو لشکر کو الاؤ نہیں کیا جاتا، پیریڈ۔ ایبسلوٹلی۔ مگر کیا آپ کو اثر نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے جس کا ضیاع جو ہے ان کے قریب ہے؟ اس ملک میں آپ نے ماڈل ٹاؤن سانحہ بھی دیکھا ہے اور سانحات بھی دیکھے ہیں، سو اگر صرف پیریڈ کر دیں وداؤٹ کلیئرٹی اینڈ وداؤٹ ٹرانسپیرنسی، از دیٹ انف، جس طرح منیب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو منیب صاحب بات کر رہے ہیں نا، ان پرنسپل میرا نہیں خیال کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ یہ کسی ملک میں بھی اس جتھے کی اس طرح اجازت نہیں دی
दी जा सकती। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए जो कार्रवाई कर रहे हैं, अब कल ही आपकी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है कि सीसीडी ने 500 पुलिस मुकाबले किए, 670 बंदा पंजाब में फरवरी के महीने से अब तक मार दिया है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने सवालिया निशान उठाया है। तो देखिए ना, जब आपके अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान हो, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान हो, फिर जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये जत्था पनप रहा था, किधर थे सारे इदारे, किधर थी हुकूमत, किधर अच्छा, थी और सर मूविंग ऑन, क्योंकि वक्त की किल्लत है, अब तो ये संजीदगी देखनी है कि वफाक इसको किस तरह डील करता है, सिर्फ प्रोस्क्राइब ना कर दें बल्कि एक्चुअली आर्टिकल 17 आईन पाकिस्तान का और फिर सेक्शन 202 को मुतहर्रिक किया जाए, मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, उनको भी अदालतों का रुख करके अगर उन्होंने अपना दिफा करना है तो करें और अदालतें इसके ऊपर फिर फैसला करें। मगर मुझे बताइएगा कि सर आज मुख्तसरन अतर के आज सुहेल अफरीदी मिलना चाह रहे थे इमरान खान से, नहीं मिलने दिया, गो के वो कहते हैं वजीर आजम से मैंने कहा था, उन्होंने कहा पूछ के बताता हूं, फिर कुछ नहीं हुआ, वेट किया, घर आ गए, क्यों नहीं मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने शायद मुनीब साहब को वो कॉल करते रहे कि इनसे पूछ के बताते हैं, लेकिन वो शायद राब्ता नहीं हुआ, इस वजह से सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो तो उम्मीद तो बड़ी लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि मुलाकात होगी, लेकिन लग रहा ऐसे ही था कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही जरूरी अतर ये मुलाकात नहीं थी, ये तो ना सिर्फ गवर्नेंस के लिए भी जरूरी है और भी बहुत और वजूहात के लिए भी जरूरी थी। देखिए ये जो सारा सोहेल अफरीदी का एपिसोड हमने देखा ना, इसको हाइप हुकूमत ने दी है। जिस किस्म की बातें की गई ना कि बनने नहीं देंगे, मुंतखब नहीं होने देंगे, उसके ऊपर मोबाइल चोरी से लेके रॉ के एजेंट होने तक पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगाए गए, और आप उसी को वज़ीर आज़म साहब मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जरूरी था, और अभी भी हुकूमत को एज ए गुडविल जेस्चर मुलाकात करवा देनी चाहिए। कौन सी क़यामत आएगी, चीजों को काम डाउन करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए। ये कूल डाउन होती दिखाई दे रही है आपको मुनीब? बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी सुहेल अफरीदी के खिलाफ। देखिए मेरे ख्याल में वो जो गवर्नमेंट ने भी शुरू में किया, जस्ट टू आई थिंक वो उन्होंने भी एक सेंटिमेंट का इजहार किया। सुहेल अफरीदी साहब को इस तरह से तो असेंबली के अंदर अनडू नहीं किया जा सकता था। तमाम मिथ टूट गए, उनकी पार्टी अपनी जगह इमरान खान साहब की मौजूद है, उन्होंने बड़े ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से उन्हें वज़ीर आला मुंतखब किया। हाँ, सुहेल अफरीदी साहब को रियलिटी चेक्स विद एवरी पासिंग डे मिलते रहेंगे, अंदाजा होता रहेगा उन्हें कि कहाँ पर कितनी स्पेस उनके पास है, कितनी गुंजाइश उनके पास है, और हमारे मुल्क में जो सियासी एलिमेंट्स हैं उनके पास कितना इख्तियार है। असेंबली में तकरीर करना, किसी जलसे में तकरीर करना, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जो रियलिटी चेक्स हैं मेरे ख्याल में वो आज के दिन से ही सुहेल अफरीदी साहब को मिलना शुरू हो गए हैं, और आगे अगर वो मजीद इसी रास्ते पर चलेंगे या रेजिस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन अगर उनको ये अंदाजा हो जाएगा, अभी तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उन्हें अटेंड करनी है, जब होगी एपिक्स कमेटी में जाएंगे, कोर हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे, तो कोर हेडक्वार्टर कहीं का दौरा कर लेंगे तो काफी ड्रेसिंग डाउन तो उधर ही हो जाती है वैसे ही। तो फिर आगे समझ आ जाती है कि कैसे चलना है। गंडापुर साहब को भी लग गई थी, एक आधे हफ्ते के अंदर ही पता चल गया था। तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो सेंटिमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की वफाक का या पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनका, वो तो 3-4 दिन पहले DGISPR ने पेशावर कोर्ट हेडक्वार्टर के अंदर दे दिया था। और अगर किसी को बहुत शौक है मतलब इसको कंटेस्ट करने का, तो वो ये घोड़ा और ये मैदान कर ले फिर। जी अतर मुख्तसरन लास्ट क्वेश्चन, ये इतना ही सिंपल होगा, वो भी समझ जाएंगे बखूबी जिस तरह गंडापुर साहब समझ गए, आपको नहीं लग रहा? क्योंकि एक नया जोश है अब इनके रैंक और फाइल में PTI के वर्कर्स में सुहेल अफरीदी के आने से। महर, कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुनीब साहब, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत के लिए भी ये रियलिटी चेक है। जो बातें आप इशारों में कर लेते थे, आपने जमीन आसमान का जोर लगा दिया। आप सुहेल अफरीदी के मुकाबले में एक बंदा नहीं तोड़ सके। आपने गवर्नर को कराची बुला लिया कि आपने गवर्नर की भी शिप भी ऑफर कर दी, JUIF को बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF ये सारी जमातें मिलकर नाकाम हुई हैं। तो ये रियलिटी चेक है हुक्मरानों के लिए भी वफाक में। अब वो इससे कितना सबक लेते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। Don't hold your breath, sir. A very short break. We're going to be right back. रवां हफ्ते अफगान तालिबान और फितनाउल ख्वारिज की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमलों और फिर इन हमलों के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाई के बाद आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा है कि हमने अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की,
मगर हमारी कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। और जब यह हमला हो रहा था, अफगान वजीर खारजा उस वक्त भारत में मौजूद थे, हमें मजबूरन उन्हें जवाब देना पड़ा। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि अफगान हुकूमत ने उस वक्त कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, कि जिस पर हमने 48 घंटे के लिए सीज फायर किया। अगर अफगान हुक्काम हमारी जायज शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अब गेंद उनके कोर्ट में है और अगर वो संजीदा हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अफगान तालिबान की ख्वारिज से मुतल्लिक जारी पॉलिसी पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। फितना और ख्वारिज को खुली छुट्टी हासिल है। इन दहशतगर्दों ने हमारी शहरियों, अफवाज पाकिस्तान के जवानों, अफसरान, पुलिस एहलकारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया। हालिया वाकयात के बाद हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। वजीर आजम ने अफगान अवाम पर रियासत पाकिस्तान के एहसानात भी गिनवाए और ये कहा कि 40 लाख अफगान दिहाइयों तक पाकिस्तान में आबाद हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता बरकरार रहे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर को आज पहला दिन है, मगर जहां पाक फौज ने अफगान तालिबान और ख्वारिज की बड़ी तश्कीलों को पाकिस्तान में दाखिल होने से कामयाबी से रोका है, वहीं दूसरी जानिब 13 से 15 अक्टूबर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया ऑपरेशंस भी की हैं। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इन कार्रवाइयों के अलावा आज पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में फितना और ख्वारिज के 45 से 50 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया है। अफगानिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोलने के बाद रियासत पाकिस्तान ने भी मुतअद्दिद इक़दामात लेने शुरू कर दिए हैं। आज ही पंजाब हुकूमत ने अमन अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया है और यह फैसला हुआ है कि सूबाई हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा और इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। यही नहीं, अफगान तालिबान की तरफ से ख्वारिज की सहूलतकारी के बाद 2 दिन कबल पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल वफ्द ने अफगानिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया था। दौरे का मकसद अफगान हुक्काम के साथ दहशतगर्दी, सरहदी सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत करना था। जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह खदशा भी जाहिर किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के सारे फैसले न्यू दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का दौरा है भारत और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमले की टाइमिंग आलमी जरीदों में ज़ेर बहस है। नाजरीन, अल जजीरा ने अमीर खान मुत्तकी के दौरे से मुतल्लिक ये लिखा है कि भारत का अमीर मुत्तकी को रेड कार्पेट इस्तकबालिया देने का मकसद अफगानिस्तान में पाकिस्तानी असर और रसूख और इन्फ्लुएंस को कम करना है और इसे आलमी मंजरनामे पर तन्हाई से निकालना है। इसी वजह से भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना भी खोलने का फैसला किया है। अल जजीरा ने मजीद लिखा कि यही वजह है कि अमीर मुत्तकी ने दौरे के दौरान भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब उस वक्त होना शुरू हुए जब तकरीबन 2 साल कबल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को यह कहा कि वो ख्वारिज समेत दीगर ग्रुप्स को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, क्योंकि ये ग्रुप अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और फिर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लेते हैं। मगर अफगान तालिबान ने अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की और इससे फायदा उठाते हुए भारत ने अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट को तेज कर दिया। गुज़िश्ता 2 सालों में भारत और अफगानिस्तान इंतहाई खामोशी से एक दूसरे के करीब आए। भारत ने तालिबान को हैदराबाद में, मुंबई में 2 कॉन्सुलेट्स खुलवाने की इजाज़त भी दी और मुतअद्दिद भारतीय सफारतकार अफगान तालिबान के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करते रहे, कि जिनमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन मीटिंग और मुलाकात रवा साल जनवरी में अमीर खान मुत्तकी और भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के दरमियान हुई। और अब अमीर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया है, जबकि इसके बदले अफगानिस्तान भारत को क्या देगा, इस मुतल्लिक अल जजीरा ने भारतीय तज्जियाकार अजय साहनी का हवाला देते हुए लिखा है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तालिबान अब लंबे अरसे तक अफगानिस्तान पर काबिज रहेंगे और ऐसे में आप उनसे महज इस वजह से बात ना करें कि वो आपको पसंद नहीं, मंतकी बात नहीं लगती और इसी वजह से
भारत उन तालिबान के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है कि जो भारत के बयानी और नैरेटिव के साथ चलने को तैयार हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और इसमें एक अंसर अफगान तालिबान की पाकिस्तान से दूरी भी है कि जिसे भारत इस्तेमाल कर रहा है। अल जजीरा ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाज़ात और अफगानिस्तान में मुख्तलिफ भारतीय मंसूबों के अलावा अफगान तालिब इल्मों, स्टूडेंट्स को वीज़े और इमदाद को भी अफगानिस्तान की भारत से कुर्बत की वजूहात में शामिल किया है। जबकि भारतीय अखबार द हिंदू ने अपने एडिटोरियल में एनिमीज एनिमी का हवाला देते हुए लिखा है कि भारत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान की कशीदगी को इस्तेमाल करते हुए ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। भारत की अफगान तालिबान से कुर्बत और फिर अमीर खान मुत्तकी को रेड कार्पेट वेलकम देने पर भी मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। मारूफ भारतीय सहाफी रविश कुमार ने भारत की तालिबान पॉलिसी को लेकर कुछ अहम तरीन सवालात उठाए हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा हो चुका है और वो उन अफगान तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर कर रहा है कि जो पहले ही सफारती तन्हाई का शिकार हैं। हाउ आयरॉनिक। रूस के अलावा अभी तक किसी मुल्क ने अफगान रजीम को तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली। नाज़रीन, अब ये सवालात अपनी जगह, मगर दूसरी जानिब भारत ने अमरीकी नाराज़गी दूर करने के लिए रूस से तेल ना खरीदने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत तेल खरीद रहा है और मोदी ने आज मुझे यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से 7 भारतीय जहाज़ों को गिराने के अपने बयान को न सिर्फ दोहराया है बल्कि साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जोरी जंग रोकी है। सदर ट्रंप के बयान के जवाब में भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत की अव्वलीन तरजीह तवानाई की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद अपने सारिफीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अलबत्ता भारत ने अमरीकी सदर के नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर कोई तबसरा नहीं किया, जबकि भारतीय यकीन दहानी और अमरीकी सदर ट्रंप के दावे के जवाब में रूसी वज़ारत ख़ारजा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मुदाखलत नहीं करेगा, मगर इसे ये यकीन है कि भारत की कौमी दिलचस्पी पर मबनी फैसले रूस और भारत के दरमियान तवील अरसे से जारी ताल्लुकात के खिलाफ नहीं होंगे। उधर रॉयटर्स ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि भारत की कुछ रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल की दरामदाद में बदतदरीज कमी की तैयारी कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत रूसी तेल से अपनी 36% ज़रूरियात पूरी करता है और इसमें गुज़िश्ता 6 माह में मुसलसल इजाफा भी हुआ है। भारत 1.75 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है कि जो अक्टूबर में बढ़कर 1.9 मिलियन बैरल रोजाना हो गया है। बज़ाहिर भारत फंस चुका है। रूस से तेल नहीं खरीदता तो रूस नाराज हो जाएगा, साथ ही अगर रूसी कंपनियां भारतीय कंपनियों पर केसेस भी कर देंगी, और अगर खरीदता है तो फिर ऑफ कोर्स यू टेकिंग ऑन द रैथ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। नॉट वेरी प्लेजेंट डेज फॉर नरेंद्र मोदी, क्योंकि भारतीय मीडिया के अलावा कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी एक्स पैगाम में नरेंद्र मोदी से वजाहत तलब कर ली है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप से खौफजदा दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि मोदी ने ट्रंप को इजाज़त दी कि वो बयान दे कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसी खौफ की वजह से नरेंद्र मोदी शर्म शेख भी नहीं गए और अपने वज़ीर ख़जाना का दौरा अमेरिका भी मनसूख करवाया। और ये कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतने खौफजदा हैं कि वे ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक ट्रंप के बयान को झुटला भी नहीं सकते। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। हुकूमत को सफारती और दिफाई महाजों पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है, मगर रियासती अमूर चलाने के लिए कलीदी शोबे इकॉनमी मुईशत से मुतल्लिक़ खबरें खुशाइन नहीं हैं। हालांकि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने दौरे अमरीका के तीसरे रोज़ सऊदी हम मनसब से मुलाकात की और उन्हें PIA और अहम हवाई अड्डों की प्राइवेटाइजेशन और निजकारी के अमल से आगाह किया है। ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है नाजरीन कि जब गुज़िश्ता माह एक पार्लिमानी कमेटी को यह बताया गया था कि PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निजकारी रवां साल नवंबर तक मुतवक्के है। कौमी एयरलाइन की निजकारी पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा $7 अरब के IMF बेल आउट पैकेज की एक अहम तरीन शर्त है। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तानी अशिया की बरामदाद में $30 करोड़ 70 लाख कमी आई। मजमूई हुजम $7 अरब 60 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक पहली सह माही में टेक्सटाइल बरामदाद में 5.63% इजाफा हुआ है और हुजम $4 अरब 77 करोड़ रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स, सुई धागे, नेटवेयर, बेडवेयर बरामदाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 2% कमी हुई है कि जिसके बाद टेक्सटाइल बरामदाद का हुजम $1.57 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है।
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के जारी करदा स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई ta सितंबर के अरसे में बरामदात 3.88% कमी के साथ 7.6 अरब डॉलर रहीं कि जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 7.9 अरब डॉलर थी। मुईशत के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी हालात में भी कशीदगी बरकरार है। वी डू सी कंप्लीट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। सेनेट से वॉकआउट, हुकूमत छोड़ने की धमकियों, मरियम नवाज से माफ़ी मांगने के मुतालों के बावजूद, मगर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है और आज वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को ये यकीन दिलवाया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वक्ती तौर पर हुकूमत और इत्तेहादी जमात के माबैन बयानबाजी जो है वो रुक भी जाए, ऑल्दो ऑन ग्राउंड जो इक़दामात हैं वो कोई भी अभी तक नहीं लिए गए। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जुडिशरी ऑफ कोर्स वी कीप अ कीन आई ऑन दैट, गिवन कि मुल्क के अंदर जो हमें तकसीम दिखाई देती है वो बदकिस्मती से कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें अदलिया में भी मिलती है। मगर सबसे ज़रूरी ये बात है कि लॉयर्स और बार्स किस तरह मुतहर्रिक हो रही हैं, उनका रुझान किधर है। आज ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और अभी तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप को प्रोफेशनल ग्रुप पर बरतरी हासिल है। लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के जिसे हुकूमत का ग्रुप ख्याल किया जाता है और द लीनिंग टुवर्ड्स देम एटलीस्ट, इस ग्रुप के हारून अल रशीद ने लाहौर, क्वेटा, मुल्तान, सक्खर, स्वात और बन्नू से वाज़े बरतरी हासिल कर रखी है। हारून अल रशीद ने लाहौर से 629 और उनके मद मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 431 वोट हासिल किए हैं। क्वेटा से हारून अल रशीद ने 120 और तौफीक आसिफ ने 101, जबकि मुल्तान से हारून अल रशीद ने 135 और तौफीक आसिफ ने 115 वोट हासिल किए हैं। सक्कर से हारून ने 55 और तौफीक ने 15 और स्वात से हारून अल रशीद ने 27 और तौफीक आसिफ ने 23 वोट हासिल किए हैं। बन्नू से भी जो हमें स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। हारून अल रशीद ने 25 और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 5 वोट हासिल किए हैं। अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नताइज आना बाकी हैं, दे आर बीइंग फाइनलाइज्ड, मगर अभी तक इंडिपेंडेंट ग्रुप के जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है वो प्रोफेशनल ग्रुप पर बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल किए हुए है। अब बार के इन सालाना इंतखाबात में 4393 वोटर्स के लिए 13 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे और इनमें से कराची और लाहौर के स्टेशंस को बहरहाल बहुत ज़्यादा गैर मामूली अहमियत दी जा रही थी और आम तासुर यही रहा कि लाहौर और कराची से अपसेट नताइज सामने आ सकते हैं। और फिर कराची से भी ताज़ा नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून अल रशीद ने मैदान मार लिया है। उन्होंने 195 और उनके मद मुकाबिल तौफीक आसिफ ने 185 वोट हासिल किए हैं। लाहौर में नया वोटर हुकूमती ग्रुप को टफ टाइम दे सकता है, ये उम्मीद की जा रही है, मगर लाहौर से भी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने प्रोफेशनल ग्रुप को 197 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार के ये इलेक्शंस, ये इंतखाबात क्यों इंपॉर्टेंट है नाजरीन? ये इसलिए अहमियत रखते हैं कि प्रोफेशनल ग्रुप जैसे कि पीटीआई के हामिद खान जिसे लीड कर रहे थे वो इस इलेक्शन को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक रेफरेंडम के तौर पर देख रहा था, टू मोबिलाइज द लॉयर्स, टू गेट देम टुगेदर, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप को वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र और एहसन भून चला रहे थे। हुकूमती ग्रुप वेलफेयर के नारे को आगे बढ़ा रहा था, इस इलेक्शन में वेलफेयर का कहते हुए उतरा भी और इस ग्रुप ने करीबन 2000 वकीलों को प्लॉट दिलवाने में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो ये ग्रुप वेलफेयर का नारा लेकर मुतहर्रिक रहा और इसके मुकाबले में प्रोफेशनल ग्रुप 26वीं आईनी तरमीम और हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है, पेचीदगियाँ, जुडिशरी की आज़ादी, आज़ाद अदलिया का बयानिया लेकर मैदान में उतरा। इट डिडंट सीम टू वर्क। अभी तक के गैर हतमी नताइज में प्रोफेशनल ग्रुप ये बाजी हार रहा है। प्रोफेशनल ग्रुप को ये यकीन था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो खामोश वोटर है वो इसे सपोर्ट करेगा, मुतहर्रिक हो जाएगा और नया वोटर जो है उसकी अक्सरियत और मेजॉरिटी जो है वो भी तहरीक इंसाफ से नजरियाती वाबस्तगी उसकी है वो भी हमारे काम आएगी। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप को वोट तो नहीं दिया गया कि आसाराइयाँ दम तोड़ती दिखाई दी। ये तमाम तर एक्सपेक्टेशन जो थी, हुकूमत का इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो ये मैदान मारता दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस विल एब्सोल्युटली 100% शो यू कि किस तरह बार की पॉलिटिक्स मुल्क और जुडिशरी के ऊपर और इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती हैं। दिस इज़ प्रीटी मच राइटिंग ऑन द वॉल फॉर द डेज टू कम। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।